जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही खास महान कलाकार के साथ आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो पत्रकारिता जगत के प्रौढ़ा रहे, जो संगीत कला के विशेषज्ञ हैं। आज सतकुंभा उत्सव के अंदर जो इन्होंने कार्यक्रम दिया और श्रोता जो झूमे, तो हमारा भी मन झूम उठा। नरेंद्र शर्मा परवाना ने विचार किया कि आज हम अपने दर्शकों के लिए एक खास पेशकश लेकर के चलें। तो आइए मुलाकात कराते हैं हमारे साथ में। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये क्राइम पेट्रोल वाली बात नहीं कर रहा मैं, ये मतलब अपराधी ना माने। ये बहुत ही अच्छे शानदार कलाकार हैं, जो रविशंकर शर्मा जी। क्या बात है, पूरी बात तो यही कर रहे हैं। तो शर्मा जी, आप पत्रकारिता करते रहे और ये संगीत कला का भी आपने जो है ध्यान किया, ये दोनों का आपने सिमेट्री कैसे बना ली? परवाना जी, मैं एक विशेष तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मेरी बैकग्राउंड जो है वो चंडीगढ़ से है। अच्छा। बहुत छोटी उम्र में मैं चंडीगढ़ चला गया था और मेरे परिवार की अगर बात करूं, संगीत क्षेत्र में मेरे परिवार की चौथी पीढ़ी हूं मैं। क्या बात है। और जो हरियाणवी लोक कला संस्कृति में संगीत घराना, जैसे शास्त्रीय संगीत में तो घराने होते हैं, ऐसे ही हरियाणवी संस्कृति का एक संगीत घराना होता है। मेरा संगीत घराना है पंडित लक्ष्मीचंद। और तमाम, जैसे मेरे दादाजी सारंगी वादक थे, विख्यात रहे हैं वो, पंडित कनीराम जी। अच्छा। और उसके बाद मेरे पिताजी श्री छतर सिंह जी एक कुशल बेंजो वादक, हारमोनियम वादक, मैं कहूँ कि ऑलराउंडर रिदमिस्ट भी बहुत अच्छे रहे हैं। उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली है। और हमारे खानदान की एक विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक शब्द होता है ना, 82 की रोगी तो सुरमर होगी। तो हमारे परिवार में चाहे वो 2 पीढ़ी पुरान है, उड़ान है, सारे सुर में बंधे हुए हैं। और जैसे चंडीगढ़ की मैंने बात की, मेरी एजुकेशन चंडीगढ़ की है। और उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ जब चंडीगढ़ में हरियाणवी संस्कृति के लिए कोई भी काम नहीं करता था। मेरे दिलो दिमाग में ये आया, क्यों ना मैं अपनी हरियाणवी संस्कृति को आम जन, चंडीगढ़ एक ए ग्रेड सिटी है, साफ सुथरा है, इस वातावरण में हमारी जो हरियाणा की साफ सुथरी संस्कारों भरी संस्कृति है, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। उसी कड़ी में मैंने 1980 के दशक में मैंने सरस्वती कला मंच चंडीगढ़ के नाम से एक संस्था की स्थापना की। और मेन बात ये रही कि उस टाइम में हरियाणा की कोई भी लड़की डांस नहीं करती थी। मैंने पंजाब की जो लड़कियां थी, पंजाबी भाषी, उन लड़कियों को देखा, उनको लाने की लालसा में मैं उनके पेरेंट्स तक गया, क्योंकि थोड़ा सा रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा, बेशक ए ग्रेड सिटी था चंडीगढ़, लेकिन रूढ़िवादिता थी। तो उस रूढ़िवादिता के चलते मैं उन पेरेंट्स के पास गया, उनके हाथ पैर जोड़ के उनके बच्चों को लेके आया। और जैसे कि मैं एक प्रोफेशनली सिंगर हूँ, हरियाणवी लोक गायक हूँ, तो उसमें मैंने डांस का भी किया है। तो डांस के साथ साथ जो फोक होता है, उन जो विधाएं, लोक विधाएं थी डांस की, घूमर है, खोड़िया है, लूर है, इन पर मेरा ज्यादा फोकस रहता था। और टैगोर थिएटर में मेरा 1980 में एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम का नाम था खड़दू हरियाणा का। तो मुझे बड़ी लोकप्रियता मिली, दर्शकों की भारी भीड़ जुटती थी। तो उस समय टैगोर थिएटर, जो एक बहुत बड़ा मंच चंडीगढ़ में माना जाता है, मैं मानता हूं कि जो कलाकार उस मंच पे अपनी प्रस्तुति देता है वो अत्यंत भाग्यशाली है। तो उस समय 60 रुपए किराया था टैगोर थिएटर का। और जब मैंने चंडीगढ़ छोड़ा, उस समय 260 रुपए किराया था। आज की अगर बात करें, टैगोर थिएटर का किराया 50,000 रुपए 3 घंटे का है। तो लगता रहा मैं धीरे धीरे, क्योंकि हर काम एक चैलेंजेबल होता है एक नई सिटी में, तो मैंने एक शुरुआत की। तो मुझे काफी प्रोत्साहन लोगों का मिला, भारी भीड़ जुटती थी मेरे शो में। 1 महीना पहले हम टैगोर थिएटर के बाहर बैनर लगा देते थे, और उस बैनर में सिर्फ यही लिखा बहुत कुछ था कि डायरेक्टेड बाय रविशंकर शर्मा। 500 रुपए सिक्योरिटी भरवाते थे टैगोर थिएटर वाले। अगर ओवर क्राउड हो जाता था तो 500 रुपए की सिक्योरिटी मेरी हमेशा जब्त होती थी। इसके साथ साथ मैं बात करूं, जैसे कि एक चार्म होता है कलाकार का, रेडियो में जाना या फिर दूरदर्शन का बहुत ज्यादा क्रेज था। मैंने आकाशवाणी रोहतक में 1976 में, मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था, जब मेरा एक
पंडित रामफल जी शर्मा थे, गांव देवरड़ है जुलाना के पास, जिला जींद में। तो उन्होंने गीत लिखा था, दुनिया पागल कहन लागी बाबू पढ़न बैठा दे, भैंसा का पाली कौन रहेगा बेटा मने बता दे। यार एक सिंगर और जो है ऐसे सुना रहा है जैसे कि बातचीत कर रहे हैं। अरे सिंगर हैं तो भैया अंदाजे बयां हो तो जो थोड़ा तरन्नुम आए। अरे दुनिया पागल कहने लागेगी बाबू पढ़ने बैठा दे, अरे भैंसा का पाली कौन रहेगा बेटा मने बता दे। क्या बात है। बाप बेटे के सवाल जवाब थे। बेटा पढ़ना चाहता था लेकिन बाप के पास गुंजाइश नहीं थी पढ़ाने के लिए, तो उसमें ये भाव थे, दुनिया पागल कहने लागी बाबू मन पढ़न बैठा दे, अरे भैंसा का पाली कौन रहेगा बेटा मन बता दे। तो ये गीत मेरा बड़ा पॉपुलर हुआ 1976 में। जींद में एक स्टेट लेवल का इवेंट था हरियाणा दिवस का, तो रेडियो स्टेशन भी 1976 में रोहतक में बना था। तब रेडियो स्टेशन वाले टेप रिकॉर्डर लेके गांव गांव घूमते थे, कहीं औरतें गीत गा रही हैं, कहीं रागनी गा रहे हैं, क्योंकि छठी के अवसर पर कोई खुशी होती थी तो रागनी गढ़वे बेंजू बाजा कर दे, रागनी गाया कर दे, तो रिकॉर्ड करके ले जाते थे। वो 1976 में जींद में जो स्टेट लेवल का हरियाणा दिवस का आगाज हुआ, तो उस समय मेरी रागनी फर्स्ट हुई और रेडियो पे रिकॉर्ड कर ली गई। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आपने बड़े अंदाज बयां के साथ में ये खुशियां हासिल करी हैं। तो वहां पर से आपके जीवन का सफर आगे किस प्रकार से जो है बढ़ा, और आपने जो संस्था का जो निर्माण किया या जो रजिस्ट्रेशन करा वो कब कराया था? मेरा रजिस्ट्रेशन 1980 का मैंने बताया, चंडीगढ़ का सरस्वती कला मंच का। और मेन एक बात और मैं बहुत साझा करना चाहूंगा, पंजाब में बड़ा उग्र आतंकवाद था उस समय, और 93 और 94 में जो आतंकवाद था पंजाब के अंदर बहुत चरम सीमा पे था। तो जो लोग हिंदी से जुड़े हुए थे उनको टेररिस्ट, जो खाड़कू जिनको बोलते हैं, वो निशाना बनाते थे। यहाँ तक कि हिंदी का अखबार बांटने वाला हॉकर भी गोली का शिकार हुआ। तो उसमें कुछ थ्रेटिंग मुझे आई, तो मैंने टैगोर थिएटर में 93-94 में एक शो आयोजित करके संन्यास ले लिया और फिर मैं हरियाणा में आ गया। और चंडीगढ़ रहते हुए तो हरियाणा का तो जिक्र ही नहीं था, कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं हरियाणा में मेरी वापसी होगी। जब मैं हरियाणा में आया था तो एक पत्रकार के रूप में आया, क्योंकि मुझे शुरू से लिखने का शौक था। पंडित ईश्वर चंद्र भारद्वाज जी, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में राजभाषा अधिकारी थे चंडीगढ़ में, वो अपना न्यूज़पेपर युवा भारती निकालते थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप समीक्षा लिखें। मैं समीक्षा लिखता था सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, और साहित्यकार होने के नाते मुझे मतलब ज्यादा मुश्किल जो है ना परेशानी नहीं आई। समीक्षा लिखना शुरू किया, फिर मैंने पॉलिटिक्स में खबरें लिखी, और 1.5 साल दैनिक जागरण उस समय पंजाब में लॉन्च हुआ था। 1.5 साल मैंने दैनिक जागरण में पंचकुला से रिपोर्टिंग की अखबार के लिए। और जब मैं हरियाणा में वापस जींद में आया, जुलाना गांव में, तो मेरे पास कोई धंधा नहीं था। मैं अपने स्टेटस के मुताबिक ना तो दिहाड़ी कर सकता था, ना मजदूरी कर सकता था। मैंने फिर अपना प्रोफेशन पत्रकारिता को चुना। जींद से दैनिक जगत क्रांति एक न्यूज़पेपर निकलता था, उसमें मैंने काम किया। 800 रुपए महीना मैं काम करता था, और 400 प्रतियां मैं पैक करवा के शाम को अखबार के ले जाता था। अखबार का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना, खबरें भी लिखनी। उसके बाद धीरे धीरे सभी नेशनल न्यूज़पेपर में मैंने काम किया है और स्ट्रगल किया। फिर उस दौर में क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, तो मैं आपसे बहुत जरूरी साझा करना चाहूंगा। जैसे कोई हमसे अपेक्षा करता था कि हमारी न्यूज हेडलाइट में बॉक्स में लगे, लेकिन हम 3 पेज की खबर भेजते थे, 4 लाइनें नेशनल पेपर में लगती थी। मैं बड़ा आहत होता था कि भाई कुछ नहीं। मैंने फिर अपना न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड कराया, बुलंद युवा का प्रकाशन मैंने जुलाना से किया, वीकली न्यूज़पेपर। और ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की आदत थी। इस दौरान में पत्रकारिता के कार्यकाल में मुझे काफी मुसीबतों का, काफी चैलेंजों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक ऐसा केस मेरे पास आया, एक दलित महिला की कुछ सरमाएदारों ने इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, और वो टेबल का समझौता मेरे से करना चाहते थे, लेकिन मैंने टेबल का समझौता ना करके खबर को छाप दिया। छापने की एवज में मेरे खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हुए, और विदाउट एनी ऑफेंस मैं 7 महीने जेल में रहा। और जेल में रहते रहते आदत थी, तो मेरी पैरवी करने वाला कोई नहीं था। मैंने अंदर से चिट्ठियां लिख के हर तीसरे दिन में 3 चिट्ठियां लिखता था, भारत के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। 3 रजिस्ट्रियां होती थी। एक दिन ऐसा आया कि जब अच्छे समय की
आगाज होती है तो सब कुछ सीधा हो जाता है। एक रास्ता बंद होता है, 4 खुलते हैं। तो जज साहब से मैंने आग्रह किया, चार्ज पे बहस होनी थी। मैंने जज साहब से कहा कि जी मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन लॉ नहीं पढ़ा, लेकिन सम्मान करता हूँ मैं लॉ का। उसके बाद मुझे पैरवी करने की आप इजाजत दें। मैंने अपने केस की पैरवी खुद की और उसमें छठे दिन मुझे माननीय अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट तक मैंने केस फाइट किए। परवाना जी, जैसे जिक्र हो रहा था पत्रकारिता का, तो उसमें काफी झेला मैंने और प्रत्येक वर्ष में अपने अखबार की वर्षगांठ बनाता था। रामचंद्र छत्रपति जी जो वरिष्ठ पत्रकार थे, 2002 में उनका इंतकाल हो गया, उनकी हत्या कर दी गई। तो जो हर वर्ष मैं एक वर्षगांठ बनाता था अखबार की, मैंने छत्रपति जी को समर्पित कर दिया और प्रत्येक वर्ष में पिछले 20 सालों से छत्रपति अवार्ड देता हूँ। तो इस बीच में जो मेरा सफर रहा सांस्कृतिक का कार्यक्रमों का, चंडीगढ़ रहते हुए मैं जालंधर दूरदर्शन का स्टार था। मैंने पंडित लक्ष्मीचंद के नल दमयंती, शाही लकड़हारा जो लोकप्रिय सॉन्ग थे उन पे टेली फिल्में भी बनाई और धारावाहिक भी बनाई। काफी लोकप्रियता मुझे मिली। और सांस्कृतिक पत्रकारिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था, दोनों ही अलग अलग चीजें। हाँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कला को जीवित रखने के लिए हरियाणा दिवस सेलिब्रेट करता था। हरियाणा दिवस पे 5 बुजुर्गों को प्रत्येक वर्ष में सम्मानित करता था। उसी कड़ी में हरियाणा न्यूज चैनल, हरियाणा का एक पहला चैनल आया। मैं फाउंडर बॉडी का मेंबर रहा हूं और मैंने एज ए डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जींद हरियाणा न्यूज में लंबे समय काम किया। और उसके बाद एवन तेल का हरियाणा न्यूज चैनल आया, उसमें भी मैं लगभग 2.5 साल के करीब डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ रहा और आजकल मैं टोटल टीवी में काम कर रहा हूँ। और कला की अगर बात करूं, कई जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं जो आदमी को कमजोर करते हैं। वर्ष 2017 में मुझे मेजर अटैक हुआ, तो मेरा लाखों में इलाज हुआ। उसी इलाज में मैं इतना विकट परिस्थितियों के चलते कुछ उतार चढ़ाव परिवार में ऐसे आए कि मैं टूट गया था, लेकिन मैंने संयम नहीं छोड़ा। तो 2018 में मैं चंडीगढ़ वापसी होगी मेरी, वहां जाके मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पुण्य शुरुआत की और एक गाना ये जो ना बीच बीच में जो ना ये जो आपका सफर है, इस सफर के अंदर बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं चाहूंगा कि आप जो चंडीगढ़ वापस जा रहे हो, तो ये इसके पीछे कारण क्या बना? कारण ये बना के मेरे परिवार की एक विकट परिस्थितियां, मैं गिर गया था और शाम जैसे 7 साढ़े 7 बजे मुझे महसूस होता था ये घर तेरा अपना है ही नहीं। मैं घर छोड़ के निकल जाता था पागलों की तरह। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि छोटा बच्चा भी थोड़ा सा मोटिवेशन कर देता है। मुझे किसी ने कहा कि आप दोनों फोन बंद करके ऐसे जगह पे जाइए जहां आपका माइंड वॉश हो जाए। तो मैं चंडीगढ़ रहा था जैसे लंबे अरसे, 25 साल के करीब। तो मैं पुणे वापसी हो गई। वहां जाके मैंने कला के क्षेत्र में पुणे प्रोजेक्टों की शुरुआत की और पुणे मेरा टैगोर थिएटर में कार्यक्रम मैंने शुरू कर दिए। और उसी कड़ी में जब ये गाना आपने सुना होगा, बता मेरे यार सुदामा रहे तू गणे दिन आया, स्वर्ण जयंती 2016 में स्टार्ट हुई हरियाणा की। तो स्वर्ण जयंती पे मैंने काफी काम किया। 3-3 दिन के 7-7 दिन के मैंने उत्सव कराए। उसी कड़ी में ये गाना 2018 में वायरल हो गया, मेरे यार सुदामा रे गणे दिन आया। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ हरियाणा जो इन बच्चों को सांग स्कूल में मैं सम्मानित करने गया। इन बच्चों को मैंने इनवाइट भी किया। तो इनमें कुछ समय चलते 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 अलग थलग हो गई, विधि अलग चली गई और ईशा एंड पार्टी अलग चली गई। ये पारंपरिक गीत था, सत्संगों में गाया जाता था, बता मेरे यार सुदामा गणे दिन आया, जो भंडारे लगते ना डेरा में, उस टाइम में ये शब्दों की वाणी कह सकता हूँ मैं इसको। तो उस दौरान में जो टीम अलग ही सैंड पार्टी हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू लेने का मन बनाया और इंटरव्यू लेने उनके गांव में चला गया। गांव में जाके उन्होंने एक लाइन सुनाई कि गंगा जी के प्यार में, सरस्वती कंठार में, श्री जमुना गगरधार में हमारा बसे देश हरियाणा। मैंने उन बच्चों से पूछा कि आपको गीत याद है? बोले नहीं जी। मैंने कहा कोई नहीं, आप इस गीत को तैयार करो, मैं आपकी आवाज में गीत रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन कुछ उनके पता नहीं मनसा क्या थी इसके पीछे, मेरे दिल ने कचोटा कि तू क्यों नहीं आता। मैंने फिर गंगा जी के प्यार में, सरस्वती कंठार में, श्री जमुना गगरधार में हमारा बसे देश हरियाणा, इस गीत को लिख के और संगीतबद्ध किया। संगीतबद्ध करके और उस गाने को मैंने फिल्मांकन किया। फिल्मांकन इतना भव्य हुआ कि गीता जयंती वर्ष 2019 का सबसे लोकप्रिय गीत वो रहा। लाखों लोगों ने देखा। ब्रह्म सरोवर के चारों LED पे चला। 48 कोस की परिधि में जो उनकी वैन जाती है, स्क्रीन वैन,
उसमें, यानी मुझे रातों रात पॉपुलरिटी मिली उस गीत में, और उस गीत को आज मैंने प्रस्तुत किया। उसके बाद एक के बाद जैसे सरस्वती धरोहर बोर्ड है, उन्होंने मेरे से गीत की मांग की तो मैंने सरस्वती पे भी गीत लिखा, भरतखंड की माँ सरस्वती। उसके बाद मोटिवेशन मिलता गया आप जैसे साथियों का कि जींद जिला बड़ा ऐतिहासिक है। मैंने कहा ऐतिहासिक है, 48 कोस की परिधि में आता है, लेकिन अगर संगीत की बात करें जींद जिले के 24 गाँव के नाम रागों पे हैं, उस पे मैंने गीत लिखा। आपकी जिंदगी के अंदर सबसे खुशी का क्षण कौन सा आया है? मेरी जिंदगी में खुशी का सबसे अक्षण मैं कह सकता हूँ मेरी चंडीगढ़ वापसी, और जो 2019 में मैंने लंबे 2 दशक के बाद गायन की शुरुआत की, गंगा जी के प्यार में सरस्वती कंठार में हमारा बसे देश हरियाणा, इस गीत की शुरुआत, उसके एक के बाद एक जो जितने भी मेरे गीत आए हैं सभी हरियाणवी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और सभी गीतों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी गीतों को उन्होंने रिलीज किया है। हाल ही में मेरा 2 जनवरी को सीएम आवास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गीत जो अयोध्या वाला था, इब्ने मंदिर में लागे जयकारे श्री राम के, मन भी दर्शन करवा दे पिया अयोध्या धाम के। सर ये बताएं कि आप एक जीवन के सफर में कभी बहुत ज्यादा दुखी हुए हो? बस प्रवाना जी, मैंने कभी, चाहे वो दुख था या सुख था, बहुत ज्यादा। इसके पीछे लॉजिक है सर। लॉजिक ये है, अगला सवाल ये है कि उतार चढ़ाव की आपने बात की। आप जिंदगी में सबसे ज्यादा कब दुखी हुए और मैं, उससे उभरने का क्या तरीका रहा आप? मेरी जिंदगी का सब, आपने बड़ा पेचीदा सवाल किया है। सवाल यही है ना कि क्योंकि इंसान है ना जिंदगी में कभी कभी बहुत ज्यादा दुखी होता है। मतलब सबसे बड़ा दुख तो परवाना जी मुझे उस समय हुआ था जब मुझे चंडीगढ़ छोड़ना पड़ा था, और दूसरा एक फिलहाल में 2016 में एक एपिसोड घटित हुआ कि मैं एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि हम जितने भी इंसिडेंट होते हैं उनकी वीडियो बनाते हैं, वीडियो बाइट करके तभी वो खबर बनती है। मैंने जो एक्सीडेंट या मर्डर इस तरह के जो केसेस थे ना, मतलब सड़क पे बिल्कुल खुर्च के वो डेड बॉडी समेटी है, मैंने बहुत विजुअल बनाए। लेकिन 2016 में मेरी पुत्र वधू का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने आज तक मेरे दिलो दिमाग में एक संशय है कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ कैसे। तो मैंने, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने बहुत विजुअल बनाए, लेकिन जब मेरी पुत्र वधू का एक्सीडेंट हुआ तो बहुत खतरनाक वो अक्षण था मेरे लिए, मैं देख नहीं पाया, तो मैं बहुत आहत हुआ। तो ये दो मैं कह सकता हूँ, एक जो इस प्रकार की घटना हो जाती है तो इंसान क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाता है, निरुत्साहित हो जाता है, फेडअप हो जाता है। ऐसी स्टेज से उभरने के लिए कौन सा तरीका इंसान अपनाए जिससे कि हम मानसिक डिप्रेशन से जो उभर जाएं? देखो, इसमें 2 चीजें हैं। या तो हम अपने आप को सरेंडर कर दें, उन विकट परिस्थितियों के चलते अपने आप को सरेंडर कर दें, आत्म समर्पण जिसको बोलते हैं, या फिर हम उस विकट परिस्थिति को अपना हथियार बनाएं। क्योंकि अगर हथियार बना के उस एपिसोड को लेकर हम चलेंगे तो मजबूत भी बनेंगे, और हम ना तो डिप्रेशन में जा सकते, और हमारे अंदर एक ऐसा एनर्जी जिसको कहता हूँ साहस उत्पन्न होगा कि अपने आप ऐसी एनर्जी भगवान देगा कि उस परिस्थिति से हम बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। अब आपसे आखिर में मैं वो 5 बातें जानना चाहता हूँ, वो 5 सूत्र जानना चाहूंगा जो इंसान की जिंदगी को कामयाब बनाने में सहयोगी बने। क्योंकि आप कलाकार भी हैं, सफल व्यक्तित्व भी हैं, अपनी जिंदगी के अनुभव भी लिए हैं, आप अपने संपर्क में आने वालों के जीवन का निर्माण कर भी रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, आपके पास आने वालों के लिए 5 सूत्र बता दीजिए जो उनकी जिंदगी के अंदर कामयाबी की पायदान पर कदम करते हुए वो उनको बुलंद कर। देखिए प्रवाना जी, मैं 9th क्लास में पढ़ता था और काव्य सौरभ और गद्य सौरभ लगते थे। गद्य सौरभ में एक लेसन आता था स्वावलंबन, यानी स्वावलंबन का मतलब आत्मनिर्भर। उसमें जो राइटर ने लिखा, एक लाइन लिखी इंग्लिश में, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, यानी भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। और 5 सूत्र की आप बात कर रहे हैं। आदमी को चाहे अच्छा समय है या बुरा समय है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने आत्मविश्वास के साथ अपने पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए, और आदमी की सोसाइटी और मोटिवेशन अच्छी तरह का हो। हम अच्छे लोगों में बैठे, अच्छे गुरु के पास बैठे, अच्छे संस्कारों को ग्रहण करें, सभ्यता, संस्कृति और जो हमारे पुरखों ने हमें मौनी मंत्र
आगे रास्ता तैयार करने के दिए हैं उन पर चलने की आवश्यकता है। ठीक है जी। और दूसरा, कभी भी आदमी को होश आवास नहीं गंवाना चाहिए, मजबूती के साथ। परिस्थितियां आती जाती रहती, जैसे मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, जब मैंने बहुत अच्छा समय भी देखा, जब अच्छा समय मैंने देखा है, बुरा समय आ गया तो पड़ोसी थोड़ी देखेगा। तो मुझे अपने आत्मविश्वास के साथ अच्छे लोगों के संस्कार ग्रहण करके, अच्छी शिक्षा और अच्छी नीति के साथ और एक अच्छे मार्ग का चयन करके, चाहे उसमें भले ही कांटे हों, उसको अख्तियार करके निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जिंदगी के 5 सूत्र जो आपने कहे हैं, जो हमें सफलता की तरफ अग्रसर करते हैं। ये बहुत खूबसूरत सी बात। आप अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे मित्र का नाम बता दीजिए। मेरी जिंदगी के सबसे प्यारे मित्र मेरे मेरे पिताजी हैं जी। हाँ, नाम बोलो। श्री छतर सिंह जी। छतर सिंह जी बहुत अच्छे हैं, मतलब कि मित्र भी हैं, पिता भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। आपका जिंदगी के अंदर कभी कोई बड़ा दुश्मन रहा हो? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये देखिए, ये पत्रकार हैं और पत्रकारिता वाली बात कर रहे हैं, मतलब घुमा गए। मतलब अपने दोस्तों को कोई चिढ़ ना जाए, कोई गुस्सा ना हो जाए, इसलिए किसी दूसरे का नाम नहीं लिया है, अपने पिता का नाम ले लिया, तो बात घुमाई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा खैर आपके साथ बातचीत करके। खूबसूरती के साथ आपने, बेबाकी के साथ हमारे हर सवाल का जवाब दिया। हमारे साथ आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, अपने अनुभवों को साझा किया। तो हाँ, तो मेरे दोस्तों, आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपको कैसा लगा है? आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, अपने विचार जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है ऐसे महान कलाकार को देखना और सुनना, तो अपने साथियों के साथ में इसको शेयर कीजिए और ज्ञान ज्योति दर्पण को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।